सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दरअसल ये एक शेर नहीं है बल्कि एक मुस्लिम मानसिकता है। इसे आप मुसलमानों के अंदर भरी हुई हक वाली मानसिकता भी कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मुसलमानों की ये हक वाली मानसिकता है क्या। दरअसल इस हक वाली मानसिकता का एक ही मकसद रहता है कि जहां कहीं भी किसी का भी भला हो रहा हो वहां जाकर पूरे हक से अपना हिस्सा मांगो, चाहे उस हिस्से पर आपका अधिकार हो या ना हो। नागरिक संशोधन बिल पर जो देश भर में शाहीन बाग जैसे जो अड्डे बन गए हैं, इसके पीछे भी ये जबरन का हक मांगने वाली मानसिकता ही है। आप खुद ही सोचिए, नागरिक संशोधन बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द सुनते ही शाहीन बाग टाइप लोग इसमें भी अपना हक मांगने पहुंच गए। भाईजान, अल्पसंख्यक शब्द पर सिर्फ आपका कॉपीराइट नहीं है। पाकिस्तान के प्रताड़ित हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं और सीएए में उन्हीं की बात हो रही है। दरअसल भारतीय मुस्लिम समाज के अंदर जबरिया हक मांगने की मानसिकता आज की नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कभी हक से मांगो पाकिस्तान, कभी हक से मांगो शरिया, कभी हक से बदलवाओ शाहबानो केस में फैसला। ये एक लंबा इतिहास है। यह हक से मांगो वाली मानसिकता कितनी बेशरम और छिचली है, इसकी मिसाल आज़ादी के सिर्फ 13 दिन बाद ही दिख गई थी। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक हो रही थी। संविधान सभा में तय हो रहा था कि नए नए आज़ाद हुए हमारे मुल्क का संविधान क्या होगा। तो 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कुछ माननीय सदस्यों ने मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित मुस्लिम सीटों की वकालत की। यानी इन मुस्लिम लीग के सदस्यों की मांग थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटें होना चाहिए, जैसे एससी और एसटी के लिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज़ाद भारत की संविधान सभा, जो कि भारत का संविधान बना रही थी, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के सदस्य कहां से आ गए। यह बहुत बड़ा सवाल है और इसे हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। दरअसल हुआ यह था कि 1945-1946 में अखंड भारत में केंद्रीय असेंबली, जिसे आप लोकसभा, और प्रांतीय असेंबलियों, जिसे आप विधानसभा कह सकते हैं, के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में असली मुकाबला कांग्रेस और जिन्ना की मुस्लिम लीग के बीच था। इन चुनावों की सबसे खास बात यह थी कि इनमें मुसलमानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई थी। जहां तक केंद्रीय असेंबली यानी लोकसभा का सवाल है, इसमें कुल 102 सीटों में से 30 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं और इन सभी सीटों पर जिन्ना की मुस्लिम लीग को जीत मिली। वहीं प्रांतीय असेंबलियों में यानी कि राज्यों की विधानसभाओं में 492 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं, जिसमें से 429 पर जिन्ना की मुस्लिम लीग जीती। यानी अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, हैदराबाद के मुसलमानों ने एक तरफा जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट डाला। इतना ही नहीं, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी मुस्लिम सीटों पर भी मुस्लिम लीग को ही जीत मिली। खैर, इन चुनावों में कैसे भारतीय मुसलमानों ने तन मन धन से मुस्लिम लीग को जिताने में योगदान दिया था, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल हम वापस लौटते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के हिस्से में पड़ने वाली ज्यादातर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती थी और जब 1947 में पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग के कई नेता, कई नुमाइंदे और लाखों वोटर भारत में ही रह गए। यानी जिन नेताओं ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के निशान पर चुनाव लड़ा, उन्होंने बंटवारे के बाद भारत में ही रहना पसंद किया। देखा कितनी मोहब्बत थी इन लोगों को इस हिंदुस्तान से और उसकी धरती से। खैर, जो मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा में पूरे हक के साथ बैठे हुए थे, उनमें थे मद्रास स्टेट के बी पोकर साहब बहादुर, जिन्ना की सबसे खासम खास और मुस्लिम लीग की महिला नेता लखनऊ की बेगम एजाज रसूल, बंगाल के नजरुद्दीन अहमद, केरल के केटीएम इब्राहिम अहमद और मोहम्मद इस्माइल। इनके अलावा ऐसे और भी कई नाम थे जो जीते तो मुस्लिम लीग के चुनाव चिन्ह पर, लेकिन अब हिस्सा बन गए थे भारत की संविधान सभा का। लेकिन भारत में रहने के बाद भी जिन्ना की ये चेले सुधरे नहीं थे। सोचिए, अभी बंटवारे को 13 दिन भी नहीं हुए थे कि इन लोगों ने फिर अपनी मुस्लिम हक वाली पाकिस्तानी चाल चली। संविधान सभा में 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पेश किया कि आज़ाद भारत में भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होने चाहिए। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें हों, जहां से सिर्फ मुसलमान ही चुनकर आ सके। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम लीग के नेताओं की हक वाली मांग के साथ
कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान सदस्य भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। तो दोस्तों, वो दिन था 28 अगस्त 1947 का। इसी हक के मुद्दे पर संविधान सभा में बहस शुरू हुई। चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग सीट की वकालत करते हुए मुस्लिम लीग के सदस्य नजरुद्दीन अहमद और उनके बाकी साथियों ने पूरे हक से अपने तर्क रखे और यहीं से शुरू होती है बेशर्मी और छिचलापन। अब चंद रोज पहले ही मुसलमानों ने हक के साथ पाकिस्तान लिया था और अब फिर से पूरे हक के साथ आज़ाद भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग के नजरुद्दीन अहमद साहब ने कहा कि हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई। यदि छोटे भाई की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा तो बड़े भाई को छोटे भाई का प्यार मिलेगा, नहीं तो वो हमारा प्यार गवा देंगे। अब आप ही बताइए कि इसे बेशर्मी की हद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप इसी तरह के हक वाली तर्क शाहीन बाग वालों से भी सुनते होंगे। खैर, बेशर्मी से भरी इस मुस्लिम हक वाली मानसिकता का जवाब देने के लिए खड़े हुए सरदार पटेल। सरदार ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जवाब आज भी बहुत काम का है। इसे हर राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, साथ ही हर मुसलमान को भी ये सुनना चाहिए कि इस देश का एक महानायक उन्हें क्या सीख देकर गया था। तो सुनिए सरदार ने क्या कहा था। मैं छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार देख लिया है। आपको अपनी हरकतों में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आपकी मांग मानने से बड़े भाई यानी हिंदुओं की मौत भी हो सकती है। अब ये सारी चर्चा छोड़ दो और ये सोचो कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या तोड़ फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। अब अतीत को भूलकर आगे देखो। मैं आपसे हृदय परिवर्तन की अपील करता हूं। कोरी बातों से कोई काम नहीं चलेगा। आप अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करें। आपको जो चाहिए था वो पाकिस्तान के रूप में आपको मिल गया है। याद रखिए, पाकिस्तान के निवासी नहीं बल्कि आप लोग ही पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग ही पाकिस्तान आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए हमें सब पता है। हम नहीं चाहते कि देश का फिर से बंटवारा हो जाए। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें वो मिल गया है। जिनकी पाकिस्तान में श्रद्धा है वे वहां चले जाएं और सुख से रहें। अब यहां रहने वाले मुसलमानों का कर्तव्य है कि वो अपने कर्मों से इस देश की बहुसंख्यक जनता को विश्वास दिलाएं कि वे इस देश के साथ हैं। जो अल्पसंख्यक यानी मुसलमान देश का विभाजन करा सकते हैं उसे आप अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं। ऐसे ताकतवर संगठित अल्पसंख्यकों को अब और क्या विशेष अधिकार चाहिए। सरदार पटेल ने मुस्लिम नेताओं को जो आईना दिखाया उससे सब सकते में आ गए। नतीजा मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटों की मांग वहीं की वहीं दफन हो गई। तो आइए इतिहास से निकलकर आते हैं वापस वर्तमान पर। इस पूरे किस्से को सुनने और समझने के बाद आपको इतना तो मालूम पड़ ही गया होगा कि मुसलमानों की हक वाली मानसिकता तब से लेकर आज तक नहीं बदली है। और इस मानसिकता के लिए सिर्फ मुस्लिम समाज दोषी नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा दोषी वो हैं जो उनकी इस हक वाली मानसिकता को हवा देते हैं। और नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बना शाहीन बाग का जो अड्डा है इसकी सबसे ताजा मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। लेकिन मुस्लिम समाज को इतिहास के सच को स्वीकार करना होगा। उन्हें जानना होगा कि पाकिस्तान मांगने वाले कौन थे। उन्हें यह समझना होगा कि जो गलतियां इतिहास में की गई हैं उन्हें अगर आज नहीं रोका गया तो नुकसान इस देश का ही होगा। मांगिए, हक से मांगिए, लेकिन जहां जरूरत हो वहीं हक से मांगिए। और वैसे भी आपको सारे हक मिले तो हुए हैं, इसलिए हर जगह हक वाली टांग मत अड़ाइए। खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।